ठीक है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कराना शुरू कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सीबीएसई के तो फर्स्ट टर्म में पूरा ऑब्जेक्टिव होना है। तो देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीट आपको लिंक पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू स्मॉल बॉल्स ईच हैविंग पॉजिटिव चार्ज Q कूलम आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ से दो रस्सियों से बॉल दो बंधे हैं इस टाइप से। जब इनको आप सेम साइन का चार्ज दे देंगे प्लस क्यू, तो ये तुरंत रिपेल हो जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। रिपेल करने के बाद देखो ये कुछ इस तरह से आएंगे, प्लस क्यू, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा, ग्रेविटी ऐसे लगेगा, ठीक है, ये सब तुम्हें मालूम है। अगर इस पूरे सेटअप को सैटेलाइट में रख दिया जाए, देन कह रहा है इनके बीच का एंगल, थ्रेड्स के बीच का एंगल और थ्रेड में टेंशन बता दीजिए। अगर इनको सैटेलाइट में रख दिया जाए तो सैटेलाइट में बच्चे क्या होता है, सैटेलाइट में ग्रेविटी तो ज़ीरो होती है। इन सैटेलाइट ग्रेविटी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ ग्रेविटी ज़ीरो होती है। तो यहाँ से स्ट्रिंग्स बंधी थी, एक स्ट्रिंग इस तरह से हो जाएगी, एक स्ट्रिंग इस तरह से हो जाएगी, प्लस क्यू चार्ज। ग्रेविटी जीरो मीन्स जी जीरो, तो जी जीरो तो इसका वेट mg तो कुछ रहेगा ही नहीं, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो जब वेट mg नहीं रहेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। तो इनके बीच का एंगल बच्चे जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और रही बात थ्रेड में टेंशन की, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और टेंशन फोर्स T आएगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में टेंशन फोर्स T और Fe सेम होगा, तो T इज इक्वल टू Fe। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर कहें ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू। सेपरेशन इन दोनों के बीच का होगा 2L का स्क्वायर। तो आंसर क्या है कि इनके बीच का एंगल तो 180 डिग्री होगा और टेंशन फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2L का होल स्क्वायर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन की लिस्ट आपको लिंक पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप पहुँच चुके हो और उम्मीद है समझ भी आया होगा। दूसरा, अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल क्यू। दो कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके सेंटर पर यानी मिड पॉइंट पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, सेंटर पर रखा है, इसका मतलब अगर रॉड की लेंथ को हम 2L कह लें तो ये L होगा, ये भी L होगा। अगर ये लाइन या रॉड की लेंथ हम 2L कह लें तो सेंटर पर रखा ना, तो L होगा। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम देन Q इज इक्वल टू। कह रहा है ये पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो स्मॉल क्यू बताइए क्या होगा। नहीं तो ये अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ठीक है। तो इसको देखिए, इसके दोनों साइन आप कंसीडर कर लो ना। मान लो ये पॉजिटिव में है, ठीक है ना, तो इस पर ये रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा। लेंथ डिस्टेंस भी सेम है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी सेम है, तो ये जितने फोर्स से इधर रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से इधर रिपेल कर देगा, तो ये तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पर देखो नेट फोर्स, ये वाला इसको रिपेल करेगा, इस पर पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा, तो ये नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नहीं तो इसको पॉजिटिव मत लो, क्योंकि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम स्टेट में रहा है, यानी इस सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं सब पर नेट फोर्स 0 लगे।
ठीक है। अगर माइनस लेंगे तो ये पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स 0। ठीक है, ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। इसको देखिए, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा कि नहीं रहेगा। ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा Fc फोर्स से, C पर रखे चार्ज, ये कितना फोर्स लगा है Fc, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, इसको आप Fa कह लें। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो तुरंत इस पर Fc इज इक्वल टू Fa, तभी तो नेट 0 आएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तभी तो नेट 0 आएगा। नहीं तो Fc, इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है L²। ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2L²। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, L² कैंसिल हो जाएगा, Q आ जाएगा Q/4। तो आंसर क्या है, सेंटर पर कितना चार्ज रखें यानी मिड पॉइंट पर कितना चार्ज रखें, -Q यानी -Q/4। ठीक है ना। तो देखते हैं किस ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन में। ठीक है ना। तो सेंटर पर ये चार्ज हमने रखा है -Q/4। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आसान है, ऑब्जेक्टिव में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। A small metal ball is suspended in uniform electric field with the help of insulating thread। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेटल बॉल को लटका दिया गया है। ठीक है ना, ये मेटल का बॉल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मान लीजिए इधर की तरफ है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। ठीक है ना। एंड देन इस पर क्या किया गया बेटा, इस पर किया गया है एक्सरेज बीम इस बॉल पर गिराई जा रही है। तो एक्सरेज बीम जब इस पर गिराएंगे आप, एक्सरेज क्या होती है, एक्सरे मीन्स बीम ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन का पुंज, हिंदी में बीम को पुंज कहते हैं। तो बीम ऑफ फोटॉन इस पर गिराई जा रही है। फोटॉन जब गिरेंगे मेटल से, नहीं मेटल पर फोटॉन जब गिरेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जब फोटॉन ठीक ठाक एनर्जी का गिरता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेटल की बॉल से। जब इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बॉल पर, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पर QE फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब इस बॉल से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे, थोड़े से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, एक्सरे जब गिरेगी, नहीं तो एक्सरे गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा देगी। ठीक है, देन ऑप्शन पढ़ते हैं। द बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ए ऑप्शन। तो बॉल विल बी डिफ्लेक्टेड, जब फोर्स ई के डायरेक्शन में लग रहा है तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही बॉल डिफ्लेक्ट करेगी। तो पहला ही ऑप्शन हमको सही मिल गया। ठीक है, आगे के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कुछ आसान ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, कुछ ठीक ठाक ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, 3 positive charges of equal value Q placed at the vertices of triangle। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पर Q Q Q चार्ज रखे हैं, तीनों कॉर्नर पर। ठीक है, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का सही रिप्रेजेंटेशन क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के रिप्रेजेंटेशन वाले, 4 5 6 क्वेश्चन मेंस में भी पूछे गए हैं। देखिए, तो पहला इन्होंने तो दिखाया है कुछ इस तरह से, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इस तरह से। ठीक है ना। ठीक है, इतना तक ठीक है। चलो ये ए ऑप्शन हम ज़रा देख रहे हैं, ये सब सही है।
लेकिन फिर आगे ये गलत हो गया, ये जो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छे बच्चे जान गए होंगे क्यों गलत हो रहा है ये। बाकी कोई गलती इसमें नहीं है, गलती बस ये हो गई, ये जो कॉर्नर्स आ गए हैं, नहीं ये नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में शार्प टर्न यानी कोना नहीं आ सकता, इसलिए ए ऑप्शन तो पक्का गलत हो गया। नहीं, बी ऑप्शन देख लीजिए, एक एक ऑप्शन ही चेक कर लो। एक चार्ज यहाँ पर रखा है कि यहाँ पर रखा है कि यहाँ पर रखा है। इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, इतना कोई गड़बड़ नहीं, सब सही है, अच्छी बात है इस तरह से, ठीक है ना। ये गलत हो गया जो अब हम बनाने जा रहे हैं, इसकी वजह से गलत हो गया। क्यों? इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी बेटा क्लोज लूप नहीं बनाती, ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन तो चेक ही नहीं करना, सारे लूप क्लोज ही हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका सही है, जब 3 गलत हो गए तो एक ही सही वाला बचेगा, उसको थोड़ा समझ भी लीजिए। नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइंस सब में ऐसे ही बनाया इन्होंने। जी ये सही लग रहा है, यही सही है, यही सही है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका सही है। पहला क्यों गलत था? क्योंकि उसमें कॉर्नर थे। दूसरा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप बना रही थी। डी वाले में तो सारे क्लोज लूप ही बने हुए हैं, वो हम नहीं दिखा रहे। नहीं, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ना तो इसमें कॉर्नर है, ना क्लोज लूप बना रहा है, ना इलेक्ट्रिक लाइंस कट कर रही हैं। वही सारी प्रॉपर्टी जो आपको पिछले वीडियोज़ में पढ़ाई गई हैं थ्योरी में। ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, न्यूमेरिकल है। टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स। ये ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन जो है डी गिवन है बेटा, कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस x वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V दिया हुआ है x वोल्ट, ओके, ठीक है। अब प्रोटॉन मान लीजिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, कैपेसिटर की तरह। नहीं, अ प्रोटॉन इज रिलीज एट रेस्ट मिडवे बिटवीन 2 प्लेट्स। एक प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है बताओ? +E, ठीक है ना। उसको दोनों प्लेट्स के बीच में रखा हुआ था एंड देन छोड़ दिया जाता है। जैसे ही छोड़ेंगे आप, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ, ठीक है। E होगी क्या? डेल्टा V अपॉन D। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस पर फोर्स लगेगा QE, ठीक है। इसको पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ चलना चाहिए था, बट लिखा है इट इज़ फाउंड टू मूव एट 45 डिग्री विद वर्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज। जैसे इसको छोड़ते हैं, सीधा इधर ना जाके बेटा ये इस डायरेक्शन से 45 डिग्री पर जाता है, ऐसे जैसे छोड़ते हैं 45 डिग्री पर जाता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, नॉर्मली आप लोग क्वेश्चन करे होंगे, बहुत सारे करे होंगे, नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब छोड़ते तो यहाँ से चार्ज को यहाँ तक आने में टाइम या फिर डिस्टेंस, या यहाँ वेलोसिटी इतनी है तो यहाँ वेलोसिटी बता दीजिए, इस टाइप से। तो वहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही कंसीडर किया जाता है। कौन सा? केवल इलेक्ट्रिक फोर्स। ये प्रोटॉन है और इस पर QE फोर्स लग रहा है। तो केवल अगर इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोटॉन पर लग रहा होता तो फिर इसको सीधा जाना चाहिए था इस पाथ पे। नहीं, ये सीधा नहीं जा रहा है, 45 डिग्री डिफ्लेक्ट होके जा रहा है। जैसे इसको रिलीज करते हैं, इसका मतलब ही है इसको नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है। अब नीचे की तरफ कौन फोर्स लगेगा? इकलौते ही फोर्स है नीचे की तरफ इस क्वेश्चन में, क्या? mg। तो ये आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में गिवन डेटा से कि आपको ग्रेविटी कंसिडर करनी है या नहीं करनी है। नहीं तो ये अगर बिल्कुल सीधा इधर जाने की बात करता, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस वगैरह, ठीक है, बिल्कुल ऐसा सीधा, तब तो आप ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देते,
लेकिन यहाँ पर कह रहा है 45 डिग्री डिफ्लेक्ट होके जा रहा है, इसका मतलब ग्रेविटी कंसीडर करनी है और रिजल्टेंट फोर्स इस पर लगेगा ऐसे 45 डिग्री पर, ठीक है ना, तभी तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, नेट फोर्स के डायरेक्शन में। तो इतना mg है तो ये भी आप mg ले लीजिए। अब इस ट्रायंगल में अगर आप tan 45 लगा दें तो tan 45 देखो बेटा क्या आएगा, mg/qe, mg/qe, ठीक है। tan 45 1 होता है इसलिए mg/qe, तो qe इज इक्वल टू mg। यहाँ से q e डेल्टा v अपॉन d इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डेल्टा वी एक्स डिस्टेंस प्लेट्स के बीच 1 सेंटीमीटर यानी इतना मीटर, ठीक है। प्रोटॉन का मास क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो ठीक है, अदरवाइज आप जानते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और g 9.8, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इसमें पुट कर दें तो केवल x अननोन बचेगा और सॉल्व करने पर वो जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन में दी है वो दी है 1 इंटू 10⁻⁻9 वोल्ट, यहाँ के आसपास से लगभग पहुँच जाएगा, बाकी वैल्यूज से काफ़ी दूर रहेगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है। समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम एक डायग्राम बना लें। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे गिवन है क्वेश्चन में। अच्छे ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ठहर के कराएंगे आराम से, जो आसान है उनको बस जल्दी जल्दी आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है नहीं, अब देखिए बच्चे एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे इन्होंने वाई एक्सिस, ये डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में। अब एक चार्ज है जिसको इस पाथ पे चलाया गया है, S R Q P, P से Q, Q से R, R से S, S इज ओरिजिन 0,0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E वेक्टर, ओके। पॉइंट चार्ज Q मूव फ्रॉम P टू S, Q चार्ज है, चार्ज कितना है Q, इस Q चार्ज को P से S इस पाथ से लाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो क्या कह रहा है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी बेटा गिवन है, जैसे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन है A, B, 0, Q पॉइंट का 2A, 0, 0, R पॉइंट का A, -B, 0। तो Q चार्ज को P पर था, उसको Q तक, Q से R तक, R से S तक लाया गया है। नहीं कह रहे भैया इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, Q को P से S तक लाने में वर्क डन। तो आपको हम समझा दें बच्चे वर्क डन कितना होगा। नहीं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये दोनों कंजर्वेटिव नेचर की होती हैं। बात को समझिएगा, कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये सब कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो बच्चे पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। नहीं, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। कहने का मतलब है आप Q चार्ज को P से Q, Q से R, R से S तक लाओ, घुमा फिरा के या सीधा यहाँ तक लाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो हम सीधा लाते हैं, यहाँ तक नहीं जाएंगे। तो पहली बात, फोर्स कितना लगेगा चार्ज पर, फोर्स लगेगा QE, तो फोर्स F
इज इक्वल टू क्यू, और ई वेक्टर को आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ई इंटू आई कैप, आप ये फोर्स लिख सकते हो। आई कैप इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर की तरफ होता तो माइनस आई कैप, उधर होता तो जे कैप। खैर ठीक है, आपको आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट यही तो है डिस्प्लेसमेंट बेटा, नहीं आप अलग अलग में मत जाओ। कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट ऑन पाथ फॉलोड। वर्क डन जो है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते वास्ते नहीं। आप ज़्यादा इधर उधर जाओगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो ये क्या होगा, नहीं P से S तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, देख लो। तो फाइनल का पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, माइनस इनिशियल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस 0 के कैप। मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट भी अच्छे बच्चे लिख सकते हैं, माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप, ये हो गया एस। अब बताओ वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स में क्या, क्यू ई, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आई कैप जे वाला तो है ही नहीं, तो 0 इंटू जे कैप आप लिख सकते हैं। इसका डॉट लेना है किसके साथ, माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप, ठीक है ना। डॉट लेना आता है आपको, फर्स्ट ईयर से आता है। आई आई के साथ जो कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यू ई इंटू माइनस से जे जे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डब्लू आ जाएगा क्यू ई ए विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ये बी ऑप्शन में लिखा है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे ये ऑब्जेक्टिव। तो एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बेटा होने हैं, आपको जब टाइम मिले तब आप रिवाइज करें, कंसेप्ट के टच बना रहेगा। और हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी जो डाउट्स हों आप बताते रहिएगा। असाइनमेंट आपको लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मेटेलिक शेल हैज़ अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी। एक मेटेलिक शेल है, सेल मतलब जैसे मान लीजिए एक मेटल का खोखला बॉल है, अंदर कुछ नहीं है, तो उस सेल की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ना, नहीं, ठीक है। तो मेटेलिक शेल है, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस दी हुई है, उसके अंदर जहाँ कुछ नहीं है, मटेरियल नहीं है, वहाँ पर बच्चे एक चार्ज रखा हुआ है। फटाफट आप देख लीजिए, ये मटेरियल है, इसका मेटल का है। तो फिर से इलेक्ट्रिक लाइन को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है, हालांकि ये क्वेश्चंस हमको कराने नहीं चाहिए, आपको अपने आप आते होंगे, लेकिन देख लो, फिर भी कुछ बच्चे भूल गए होंगे, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ऐसा, ठीक है ना। अब कह रहा कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का सही रिप्रेजेंटेशन है, नहीं, पहला तो इस तरह से दिखाया गया, ये तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नहीं होती। ये देखिए यहाँ पर तो मेटल है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही, इसलिए गलत है, ठीक है। और भी कारण है गलत होने का, लेकिन ये भी एक सॉलिड कारण है, ठीक है। दूसरा देखो, बस इतने से ही आप समझ सकते हैं क्यों गलत है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये रिप्रेजेंटेशन भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये मेटल का सरफेस जो होता है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। मेटल का सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, हिंदी में कहते हैं समविभव पृष्ठ होता है। और इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। कहने का मतलब है, चाहे यहाँ से आप देख लें, ये एंगल आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है और ना ही ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, जबकि 90 डिग्री होना चाहिए।
यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, मेटल का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर एंट्री ले या उस पर बाहर निकले, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए बच्चे ये भी गलत है। और देख लीजिए सी ऑप्शन डी भी गलत है, सेम है कि परपेंडिकुलर नहीं गिर रही है, ठीक है, मटेरियल मीडियम में जा रही है। ये देखिए सी ऑप्शन इसका सही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाने की कोशिश करी गई है और मटेरियल मीडियम से पास भी नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। मटेरियल मीडियम जो ये कंडक्टिंग मटेरियल है उससे पास भी नहीं हो रही है और सरफेस के परपेंडिकुलर गिर रही है, ठीक है, इसलिए यही ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डाउट्स आप लोगों को थे वो हम सब क्लियर कर रहे हैं और आगे भी आप बताते रहिएगा क्या डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3 infinitely long charge sheet are placed as shown in diagram. Infinitely long charged sheet, surface charge density sigma -2 सिग्मा एन माइनस सिग्मा, ठीक है। एक्सिस दिखाए गए हैं इसमें, थोड़ा ध्यान दें कहाँ पर एक्स एक्सिस है कहाँ पर वाई एक्सिस। ये तो बेटा एक्स एक्सिस दिखाया गया एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है ना, ये हो गया ओरिजिन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कुछ डेटा लिखा हुआ है इसमें कि कहाँ पर ये सब प्लेस्ड हैं। ये z इज इक्वल टू -a पर है, ये z इज इक्वल टू a पर है, ये z इज इक्वल टू 3a पर है। पॉइंट कहाँ है? P पॉइंट यहाँ पर है। P पॉइंट पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब बता दीजिए नेट, तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं। इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए हमने पॉजिटिव सिग्मा ले ली है, तो इससे के पास किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी और कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 शीट है, तीनों के कारण होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो देख लीजिए पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगा, कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव शीट के कारण इसी की तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ, कितना? सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा है, ध्यान दीजिए 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव के कारण भी इसी की तरफ होगा, कितना होगा? माइनस का सॉरी माइनस सिग्मा दिया है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ई नेट यहाँ पर देखो बेटा क्या आ रहा है, ये सारे सेम डायरेक्शन में इसलिए आप ऐड कर देंगे तो 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। असाइनमेंट में बच्चे माइनस के कैप क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में। असाइनमेंट में कुछ प्रिंटिंग डल है तो इनके साइन कायदे से नहीं दिख रहा है, तो मैंने अंदाज़ा लगा के लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, काफ़ी बेहतरीन है, आप देखिए। ये तो आसान था, बस फॉर्मूला लगाना था। क्वेश्चन नंबर 11, ये हमको रुक के करना पड़ेगा आराम से। 3 concentric metallic spherical shell of radius r, 2r and 3r are given charges q1, q2 and q3। बच्चे 3 मेटेलिक शेल हैं जिनके सेंटर सेम है, एक ही सेंटर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है नहीं। इनकी रेडियस गिवन है r, 2r, 3r। इसकी रेडियस r है, मैं ऐसे भी दिखा दूँ, r
2R एंड 3R, ठीक है। R 2R एंड 3R आर गिवन चार्जेस Q1, इसको चार्ज Q1 गिवन दिया गया, इसको Q2 और इसको Q3। ये तीनों मेटल के शेल हैं। कह रहा है इट इज़ फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल आर इक्वल। ये सभी के आउटर सरफेस पर जो चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बेटा सेम है। तो आपसे कह रहा है Q1 Q2 Q3 में रेशियो बताइए। यानी इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 कह लो, इसका सिग्मा 2 कह लो, इसका सिग्मा 3 कह लो। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 देन आप इन चार्जेस का रेशियो बता दीजिए, क्या रेशियो है चार्जेस का। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। देखो बेटा, मेटल के स्फेयर हैं, किसके हैं? स्फेयर मेटल के हैं। आपने प्रॉपर्टीज़ में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होती है और कंडक्टर के इनसाइड चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। यानी मेटल के इनसाइड चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो होती है। तो चार्ज जीरो दिखाने के लिए छोटे वाले के अंदर देखो चार्ज नहीं है, ये तो ठीक है, नहीं प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये बीच वाला जो शेल है इसके अंदर Q1 चार्ज है, ठीक है ना। तो बच्चे मेटल की प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, तो आप फॉलो कराइए इसको। कैसे? छोटे वाले के अंदर चार्ज जीरो, ठीक है, इसके अंदर चार्ज Q1 है, तो बच्चे यहाँ इंड्यूस करा दो, चार्ज का इंडक्शन करा दो। तो Q1 चार्ज है तो अंदर अंदर बच्चे कितना -Q1, ठीक है ना। तो -Q1 प्रोड्यूस किया है तो बाहर बच्चे आपको प्लस का Q1 भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर वाले पर Q2 चार्ज पहले से था, Q1 इंडक्शन के कारण आ गया, कुल आ गया Q1 + Q2। अब जरा देखो, छोटे के अंदर चार्ज कितना? 0, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना? प्लस का Q1 माइनस का Q1 कितना? 0। मैं यहाँ साइन भी लिख दूँ ताकि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है ना। तो प्लस का Q1 सरफेस पर था और ये Q2 ये -Q1 0। अब ज़रा बड़े वाले के अंदर देखो, ठीक है, प्लस Q1 -Q1 0, Q1 + Q2 बड़े वाले के सरफेस, इस वाले के सरफेस पर जो चार्ज है वही तो इस सबसे बड़े वाले के अंदर है। तो इसके भी अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। वो 0 तभी होगा जब इसके इनर सरफेस पर, इसके इनर सरफेस पर चार्ज बेटा कितना आ जाए माइनस का Q1 + Q2। तो ये इंड्यूस कराइए आप, नहीं तो आउटर पर बच्चे प्लस करना पड़ेगा इतना ही, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कंडक्टर की प्रॉपर्टी बहुत आराम से फॉलो हो रही है। आप किसी भी स्फीयर को देख लीजिए, उसके अंदर नेट चार्ज कितना बना हुआ है? 0, जो कि होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3। सिग्मा 1 बच्चे देखो, इस पर चार्ज कितना है? Q1 और इसका सरफेस एरिया 4πr² होगा, देखते रहिएगा। Q2 दूसरे वाले पर चार्ज क्या है? Q1 + Q2 है, इसका सरफेस एरिया 4π एंड देन क्या रेडियस इसकी कितनी? 2r, तो 4r² होगा। इस पर Q1 + Q2 + Q3 है और इस पर इसका सरफेस एरिया 3r²। देखिए 4πr² सब में है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा? Q1 इज इक्वल टू Q1 + Q2, ये 4πr², तो ये 16 बचेगा। यहाँ Q1 + Q2 + Q3, तो ये 16 नहीं, यहाँ 2r होना चाहिए। देखो मिडिल वाले की रेडियस 2r है, तो ये 4 बचेगा एंड ये 9, ठीक है। अब देखो बेटा, इन सब को आप के इक्वलेट कर लो। हम पूरा न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो Q1 इज इक्वल टू K, अच्छी बात है। Q1 + Q2, Q1 इज इक्वल टू K, Q1 + Q2 क्या आ जाएगा? 4K, ठीक है ना। Q1 की जगह K डाल दो, ठीक है, तो Q2 आ गया 3K,
मैं पूरा न्यूमेरिकल की तरह ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से देखो Q1 + Q2 + Q3 = 9K, नहीं, अब Q1 + Q2 4K आया था, तो इसकी जगह जब 4K आप डाल दोगे तो Q3 आ जाएगा 5K, ठीक है। तो इनका रेशियो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, K रेशियो 3K रेशियो 5K, K से डिवाइड कर दो तो 1 रेशियो 3 रेशियो 5। देखते किस ऑप्शन में ये मिल जाएगा। ये बी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो अच्छा न्यूमेरिकल था। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है? इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है कि मेटल के अंदर नेट चार्ज 0 रहेगा, ठीक है। एक और देख लो फिर ख़त्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव की खूब प्रैक्टिस करिए, थोड़ी आपकी इधर से हेल्प हो जाएगी और थोड़ा सा हमने पढ़ाया भी है, ठीक है। A uniformly charged thin spherical cell of radius capital R carries uniform surface charge density sigma। देखो बेटा, एक शेल है, इसको चार्ज किया गया है एंड यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी रेडियस इसने आर कही है, ठीक है। अब इसको बच्चे, इट इज़ मेड ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेल हेल्ड टुगेदर, ठीक है। एक्चुअली ये 2 हेमिस्फेरिकल शेल से बना हुआ है, आधा स्फेयर ये था आधा ये था, फिर इसको चिपका के रखने का कोशिश करी जा रही है, ठीक है ना। इसको चिपका के रखना पड़ेगा आपको, ये अपने आप नहीं रहेगा। क्यों? दोनों हेमिस्फेयर पर बच्चे देखो पॉजिटिव चार्ज है, आप ज़रा ध्यान दीजिए। इस पर चार्ज पॉजिटिव, इस पर चार्ज आधा स्फेयर हो, आप ऐसा कंसिडर, ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, आधा है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, और आप इससे पूरा गोला बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आधा गोला इसको चिपका के रखना चाहते हो, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल कर रहे होंगे, तो आपको धक्का लगा के इसको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ये फोर्स मतलब एक तरह का फोर्स पूछ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर चार्ज, पूरे स्फेयर पे चार्ज कितना होगा? तो सिग्मा = क्या? चार्ज अपॉन 4πr²। अरे यार, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से Q आ जाएगा पूरे पर चार्ज सिग्मा 4πr²। नहीं, तो टोटल चार्ज है, इसका आधा हिस्सा इस पर आ जाएगा सिग्मा × 2πr², और आधा हिस्सा इस पर आ जाएगा सिग्मा 2πr², ठीक है। इतना चार्ज इस पर, इसका चार्ज इस पर है। लेकिन ये तो बच्चे आधे स्फेयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, नहीं, और ये भी आधे स्फेयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसको हम कहाँ पढ़ लें? ठीक है, कुछ न समझ में आया, जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बहुत सारा मास ऐसे वैसे इधर उधर हो और आपको ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह निकालना हो, तो उन सारे मासेस को कहाँ कंसीडर करें? तो सेंटर ऑफ मास पर कंसीडर करें। तो इसको भी आप सेंटर ऑफ मास पर कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, और इस चार्ज को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। कितना? सिग्मा, इसको क्यू लेट कर ले रहे हैं, बहुत लिखना पड़ेगा अदरवाइज, एक क्यू डैश लेट कर लो, ठीक है ना। तो क्यू डैश कितना? रेडियस इसकी आर है ना, तो हेमिस्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो r/2 डिस्टेंस पर, ये इसका सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पर, तो r/2 इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी r/2 ये चार्जेस के बीच, यहाँ आपने क्यू डैश लेट किया है, यहाँ भी क्यू डैश, ये क्यू डैश है। इसका चार्ज हम कहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं? यहाँ पर। इसका चार्ज कहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं? इसके सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर से r/2 डिस्टेंस एबव, ठीक है। तो r/2, इसका भी सेंटर ऑफ मास किधर होगा? इस आधे गोले का r/2। तो इन दोनों चार्जेस का, इस चार्ज को यहाँ, इस चार्ज को यहाँ, तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो गई r। अब देखो, इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव है, ये तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
ठीक है। ये तो नहीं चाहते कि ये दोनों स्फीयर आधे आधे आपस में चिपके रहें, इसीलिए फोर्स लगाना पड़ा है। तो जितना बच्चे रिपल्सन फोर्स से लगेगा कम से कम उतना फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो Fe और ये F दोनों आप सेम कर दीजिए ताकि ये एक दूसरे से दूर ना भागें और चिपके रहें। तो Fe कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स ये तो पूछ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर। Q डैश कितना, Q डैश इंटू Q डैश, ध्यान दीजिए, सिग्मा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर R की पावर 4। अरे Q डैश स्क्वायर हो जाएगा ना, तो Q डैश स्क्वायर करूँ, सिग्मा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर R की पावर 4। तो 4 से 4 गया, 1 पाई गया, ठीक है ना, और R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन में लिखा है F प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको तो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे के ऑब्जेक्टिव बच्चे नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।